हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर तंत्रिकीय समन्वय एवं नियमन। मतलब हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसे हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, क्या उसकी संरचना होती है, क्या उसके कार्य होते हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने अब तक मानव के तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य हमने पढ़ लिए हैं और पिछली क्लास में मैंने टॉपिक शुरू किया था तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। तंत्रिका तंत्र जिस ऊतक से बना होता है वो तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। बच्चों तंत्रिका ऊतक कोई भी परिवर्तन जो शरीर के अंदर या बाहर होता है तो उसके लिए जो अनुक्रिया हम प्रदर्शित करते हैं उस अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है तंत्रिका ऊतक। दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बच्चों तंत्रिका ऊतक। एक तो होती हैं गिलियल सेल, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तंत्रिका ऊतक में दो प्रकार की सेल्स हमने पढ़ी पिछली बार बच्चों। एक तो न्यूरोगिलियल सेल और दूसरी होती हैं बच्चों इसमें मुख्य क्रियात्मक कोशिकाएं, न्यूरॉन। हमने पढ़ लिया गिलियल सेल तंत्रिका ऊतक का आयतन का 50 से ज़्यादा प्रतिशत भाग बनाती हैं, जो मुख्य क्रियात्मक कोशिकाओं न्यूरॉन को सपोर्ट प्रदान करती हैं और कार्य के आधार पर कई रूप हमने इसके पढ़े हैं। दूसरी होती है न्यूरॉन बच्चों, तंत्रिका ऊतक की मुख्य क्रियात्मक कोशिकाएं, ये होती हैं बच्चों न्यूरॉन। मुख्य क्रियात्मक कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान एक बार बन जाने के बाद ये कभी भी विभाजन नहीं करती हैं और आजीवन इंटरफेज की G0 अवस्था में बनी रहती हैं। ये बच्चों उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं जो परिवर्तनों को ग्रहण करके पहचानती हैं, उसके अनुसार आवेग तंत्रिकीय संदेश उत्पन्न करती हैं और उसका संचरण करती हैं। तो ऐसे होते हैं बच्चों न्यूरॉन। आज की क्लास में हम न्यूरॉन की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना होती है। जो न्यूरॉन है वो होती है बच्चों सूक्ष्मदर्शीय संरचना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। एक प्रारूपिक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। एक जो प्रारूपिक न्यूरॉन है वो बच्चों 3 भागों में बटी रहती है। कौन कौन से 3 भाग हैं न्यूरॉन के? एक तो होता है इसका भाग साइटोन, दूसरा होता है डेंड्रोन और तीसरा होता है एक्सोन। एक प्रारूपिक न्यूरॉन जो मनुष्य में ज्यादातर न्यूरॉन पाई जाती हैं, बहुध्रुवीय प्रकार के न्यूरॉन है जिसकी संरचना हम आगे पढ़ेंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन। प्रारूपिक न्यूरॉन कौन सी होती है? मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय न्यूरॉन। और उसके 3 भाग होते हैं साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन। ये तीनों भाग किस प्रकार के आकार आकृति में होते हैं और क्या इनका महत्व है न्यूरॉन के लिए, तो ये बच्चों हम संरचना चित्र से पढ़ेंगे। तो टॉपिक अपना है न्यूरॉन की संरचना। इसके लिए मैं बच्चों न्यूरॉन का एक लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। तो प्रारूपिक न्यूरॉन कैसे होगी, इसके लिए बच्चों देखो यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अभी मैं जो 3 भाग बताए थे प्रारूपिक न्यूरॉन के, साइटोन, एक्सोन, डेंड्रोन, उनको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग देखेंगे ध्यान से किस प्रकार से हम न्यूरॉन का एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से
ये इस प्रकार से प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना बच्चों मैंने ड्रॉ कर दी है। जो 3 भाग अभी मैंने न्यूरॉन के बताए थे वो तीनों भाग हम इस संरचना में ड्रॉ कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं हम उनके नाम। इस प्रकार से इस प्रकार देखो, एक प्रारूपिक न्यूरॉन के मैंने अभी आपको 3 भाग बताए थे बच्चों। प्रारूपिक न्यूरॉन और उसके हमने भाग अभी बात करी 3। कौन कौन से? जैसा कि मैं नाम बताऊं आपको। पहला भाग बच्चों साइटोन, दूसरा भाग डेंड्रोन और तीसरा भाग एक्सोन। और ये मैंने उसका चित्र बना दिया, साइटोन, एक्सोन, डेंड्रोन। तो बच्चों सबसे पहले देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ये भाग तो इसका पहला भाग जिसको अभी मैंने नाम दिया था साइटोन, कोशिका काय। ये वाला भाग, ये जो भाग हमने ड्रॉ किया है ये मुख्य भाग साइटोन। तो साइटोन न्यूरॉन का मुख्य भाग। अभी प्रत्येक कोशिका जो है एक ऐसी संरचना है जिसके बाहर कोशिका झिल्ली होगी, अंदर कोशिका द्रव्य होगा, कोशिकांग होंगे, केंद्रक होगा, ये सब चीज़ें न्यूरॉन में भी होती हैं। तो ये न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन, सबसे आगे की ओर स्थित बड़ा भाग साइटोन होता है। साइटोन के अंदर एक केंद्रक होता है। साइटोन भाग में बच्चों क्या होता है? एक केंद्रक, न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है। तो ऐसा ही केंद्रक साइटोन वाले भाग में है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पदार्थ, जो द्रव्य भरा हुआ है वो बच्चों कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ईआर होता है, ये सब चीज़ होती हैं। इसके साथ ही साइटोन में 2 विशेष संरचनाएं और पाई जाती हैं, जिसमें एक तो नाम होता है बच्चों उनका निश्चल कणिकाएं। एक संरचनाओं को तो अपन क्या नाम देते हैं? निश्चल कणिकाएं। और एक संरचनाओं को हम नाम देते हैं बच्चों न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल। तो साइटोन न्यूरॉन का प्रमुख भाग है जिसमें केंद्रक है, और केंद्रक के साथ साथ 2 विशेष संरचनाएं यहां पर पाई जाती हैं। एक को तो हम नाम देंगे बच्चों निश्चल कणिकाएं, निश्चल ग्रेन्यूल्स, और दूसरी को हम नाम देंगे न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल। ये जो सारी चीज़ें मैंने लेबल्ड की हैं, इन सारी चीज़ों का संबंध है साइटोन से। साइटोन का नाम इरेज कर दिया, मैं वापस लिख देता हूं। ये पहला भाग न्यूरॉन का साइटोन। देखो, जब आप नोट्स पढ़ोगे बच्चों तो मैंने बता रखा है न्यूरॉन में पहला भाग साइटोन, जिसको हमने एक और नाम दे रखा है पेरिकेरियोन।
जिसको हमने एक और नाम दे रखा है सोमा। साइटोन, पेरिकैरियोन, या हम कह सकते हैं सोमा, जो कि न्यूरॉन का मुख्य भाग है, जिसमें एक केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी सभी कोशिकांग होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या उपस्थित है बच्चों? ये न्यूरॉन का मुख्य भाग, जिसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस कोशिकांग, बहुत सारे कोशिकांग जो हैं वो उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं साइटोन के अंदर। कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? हम पहले ही बात कर चुके हैं। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। न्यूरॉन में बच्चों तारक केंद्र नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये एक संभावित कारण हमने बताया था कि न्यूरॉन जन्म के बाद आगे विभाजन नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों साइटोन के अंदर हैं। कोशिका काय, जिसको हम हिंदी में कहेंगे न्यूरॉन का प्रमुख भाग। क्लियर है क्या बच्चों? अब देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है वो ये है कि साइटोन में दो विशेष प्रकार के घटक उपस्थित, साइटोन में दो विशेष घटक उपस्थित रहते हैं साइटोन वाले भाग में। कौन कौन से दो विशेष घटक? उसमें एक तो होता है बच्चों निश्चल कणिकाएं। निश्चल कणिकाएं क्या होती हैं? निश्चल कणिकाएं ये बच्चों RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से निर्मित होती हैं, बनी होती हैं। जो निश्चल कणिकाएं होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं? ये खुरदरी ER, रफ ER से बनी होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ER प्लस राइबोसोम। तो ER प्लस राइबोसोम से बनी होती हैं निश्चल कणिकाएं। ठीक है, अब इनका कार्य पूछा जाता है, क्या काम करती हैं निश्चल कणिकाएं? ये निश्चल कणिकाएं बच्चों प्रोटीन संश्लेषण करती हैं। उन्हीं प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण करना इनका काम होता है। क्योंकि राइबोसोम का कार्य सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो आप, प्रोटीन बनाना है। तो बच्चों निश्चल कणिकाएं क्या काम करती हैं? ये प्रोटीन या एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं और खुद RER से बनी होती हैं। ये ऐसी विशेष संरचनाएं साइटोन में भरी पड़ी रहती हैं बच्चों, निश्चल कणिकाएं ये सब। दूसरी संरचना यहां पर मैंने बताई थी न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल क्या होती हैं? ये सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होती हैं। ये सूक्ष्म धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनका काम होता है साइटोन में आवेग संचरण। ये सूक्ष्म धागेनुमा संरचना होती हैं जिनका क्या काम होता है? साइटोन में तंत्रिका आवेग संचरण। ये जो साइटोन है इसमें तंत्रिका कोशिकाएं आवेग का संचरण करती हैं, तंत्रिका सूचनाओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाती हैं, तो उसमें मदद करता है बच्चों न्यूरोफाइब्रिल। तो इस प्रकार था बच्चों ये पहला भाग न्यूरॉन का साइटोन। हम बात कर रहे हैं मनुष्य की प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना। और एक प्रारूपिक न्यूरॉन के 3 भाग हैं, साइटोन, दूसरा डेंड्रोन, तीसरा एक्सोन। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है बच्चों? साइटोन, जो वास्तव में न्यूरॉन का मुख्य भाग है, जिसमें एक द्विगुणित केंद्रक है और साथ में विभिन्न कोशिकांग हैं, सेंट्रोसोम को छोड़कर, तारक काय को छोड़कर। और 2 विशेष कंपोनेंट हैं,
निसल ग्रेन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल। ये था पहला भाग साइटोन। बच्चों जब हम CNS पढ़ा हमने तो उस समय मैंने बताया होगा कि जो श्वेत द्रव्य वाला भाग होता है मस्तिष्क का, श्वेत द्रव्य ग्रे मैटर वाला भाग, वहाँ पर मेनली साइटोन ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था मस्तिष्क की संरचना में कि CNS का कुछ भाग दूसरे द्रव्य से बना है, कुछ भाग श्वेत द्रव्य से बना है। तो बच्चों जो श्वेत द्रव्य वाला भाग होता है वहाँ पर मुख्य रूप से साइटोन ही ज़्यादा केंद्रित होते हैं, सघनता में पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों पहला भाग साइटोन, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कोशिका काय। साइटोन, कोशिका काय या पेरिकैरियोन या सोमा। जो दूसरा भाग है एक प्रारूपिक न्यूरॉन का, वो होता है बच्चों डेंड्रोन। डेंड्रोन डेंड्रोन क्या होते हैं एक बार देख लेंगे बच्चों। ये साइटोन से निकले अनेक प्रवर्ध हैं। ये साइटोन से निकले अनेक प्रवर्ध हैं बच्चों। प्रवर्ध धागेनुमा संरचनाएं, चित्र में हम बात करें तो ये धागेनुमा संरचनाएं जो हैं ये सब के सब बच्चों डेंड्रोन होते हैं। ये जो धागेनुमा संरचनाएं यहाँ पर ड्रॉ कर रखी हैं ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं डेंड्रोन। जैसे अपन यहाँ नाम लिखना चाहें, जैसे ये एक डेंड्रोन है, ये एक डेंड्रोन है, ये भी डेंड्रोन है, ये भी डेंड्रोन है, ये भी डेंड्रोन है। तो साइटोन से निकले कोशिका द्रव्य प्रवर्ध ये कहलाते हैं डेंड्रोन, जो कि धागेनुमा संरचनाएं हैं। तो साइटोन से निकले अनेक प्रवर्ध होते हैं बच्चों। ये शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार का मतलब है बच्चों इनका जो आधारीय भाग होता है वो तो होता है चौड़ा, और जो शीर्ष भाग होता है वो होता है सकरा। आधारीय भाग तो कैसा होता है, चौड़ा, और शीर्ष भाग कैसा होता है, सकरा। तो ऐसा होता है बच्चों शंक्वाकार डेंड्रोन। इन डेंड्रोन के जो अंतिम सिरे होते हैं, इनके जो अंतिम सिरे होते हैं बच्चों डेंड्रोन के, वो शाखित होते हैं। जैसे ये वाले सिरे ये शाखित होते हैं, और इनकी जो शाखाएं हैं अंतिम सिरों की, इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट। शाखाओं को क्या नाम देंगे बच्चों, डेंड्राइट। ये डेंड्रोन है, ये सब के सब डेंड्रोन होते हैं, और अंतिम सिरा जो शाखित होता है तो शाखाओं को क्या नाम देते हैं अपन बच्चों, डेंड्राइट नाम देते हैं। ये डेंड्राइट बच्चों लगातार शाखित होते रहते हैं और अपनी लंबाई बढ़ाते रहते हैं। मैंने आपको कहा कि न्यूरॉन जन्म के बाद कभी भी विभाजन नहीं करती है। एक बार जितना न्यूरॉन बन गया जंतु में, आजीवन संख्या उतनी ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे जंतु का आकार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चों न्यूरॉन की लंबाई भी बढ़ती है, और वास्तव में इन प्रवर्धों की लंबाई बढ़ती है। तो जो डेंड्रोन मैंने नाम दिए हैं, इन डेंड्रोन के अंतिम सिरे पर ये जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं को हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं बच्चों। तो डेंड्राइट्स लगातार शाखित होते रहते हैं। जो डेंड्राइट्स होते हैं बच्चों लगातार शाखित होते रहते हैं, शाखाओं की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। बच्चों इन डेंड्रोन वाले भाग में भी निश्चल कणिकाएं एवं न्यूरोफाइब्रिल पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं। जो निश्चल कणिकाएं और न्यूरोफाइब्रिल साइटोन में थे, वैसे के वैसे निश्चल कणिकाएं और न्यूरोफाइब्रिल डेंड्रोन में, इनमें भी पाए जाते हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें साइटोन वाले भाग में होती हैं
लगभग वो ही चीजें बच्चों डेंड्रोन में भी होती हैं। डिफरेंस मेनली केंद्रक का ही होगा, क्योंकि केंद्रक तो एक होता है कोशिका के अंदर, तो वो साइटोन में होगा। बाकी जो कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य चीजें, वो साइटोन में भी होती हैं और डेंड्रोन्स में भी होती हैं। तो ये बच्चों डेंड्रोन होते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना, जिसका पहला भाग हमने कहा साइटोन, मुख्य भाग कोशिका का, और दूसरा भाग हमने पढ़ा है अभी डेंड्रोन। ये साइटोन से निकले प्रवर्ध हैं अंगुलीनुमा, जो लगातार अपनी लंबाई बढ़ाते रहते हैं, शाखित होते रहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात डेंड्रोन के लिए जो आपको याद रखनी है बच्चों, इनको कहा जाता है अभिवाही प्रवर्ध। याद रखना है आपको बच्चों, डेंड्रोन को क्या नाम दिया जाता है? अभिवाही प्रवर्ध। इनको अभिवाही प्रवर्ध कहते हैं, आफरेंट प्रोसेस कहते हैं। इनको कहा जाता है अभिवाही प्रवर्ध, या हम कह सकते हैं आफरेंट प्रोसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आवेगों को, जो तंत्रिका आवेग होते हैं, उन आवेगों को साइटोन की ओर लाते हैं, साइटोन की ओर लाते हैं। मतलब जो डेंड्रान को जो भी यहां पर उद्दीपन मिला है, तो उस उद्दीपन को ये ग्रहण करके उसको साइटोन की ओर लाएंगे। ये यहां से इस तरफ लाएगा, ये यहां से इस तरफ ले जाएगा, ये यहां से इस तरफ ले जाएगा। तो सदैव क्या करते हैं, ये आवेगों को साइटोन की ओर लाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है? अभिवाही प्रवर्ध, आफरेंट प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? तो हम बात कर रहे हैं बच्चों मानव की एक प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना, और एक प्रारूपिक न्यूरॉन के 3 भाग हैं, जिनमें से 2 भाग मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए हैं। कौन कौन से 2 भाग एक्सप्लेन कर दिए हैं बच्चों? एक तो मैंने आपको बता दिया है साइटोन, कोशिका काय, जो कि न्यूरॉन का मुख्य भाग है, और दूसरा डेंड्रोन। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरॉन का तीसरा भाग, और वो है एक्सोन। ठीक है बच्चों? एक्सोन। एक्सोन चित्र में कहाँ हमने बनाया एक्सोन? तो ये यहाँ से यहाँ तक का भाग है बच्चों, ये एक्सोन है पूरा। यहाँ से जो लंबा प्रवर्ध हमने ड्रॉ किया है और अंतिम सिरे पर शाखाएं बना दी हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक्सोन है। तो ये बच्चों भाग है इसका एक्सोन। क्लियर? समझ में आ जाएगा? अलग से नाम मैं नहीं लिखता हूँ इसका, या लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ये वाला ऐसे इसका भाग है, वो है एक्सोन। अब क्या विशेषताएं हैं एक्सोन की, वो मैं आपको बता देता हूं अलग से। एक्सोन ये सबसे लंबा प्रवर्ध होता है। साइटोन से बहुत सारे प्रवर्ध निकले रहते हैं, छोटे प्रवर्धों को तो डेंड्रोन नाम दिया हमने, और ये होता है सबसे लंबा। तो ये सबसे लंबा प्रवर्ध है, और सदैव जो है संख्या में 1 ही होता है। सबसे लंबा प्रवर्ध है और संख्या में सदैव 1 है। इस एक्सोन पर जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सबसे बाहर ये जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है बच्चों, इस झिल्ली को हम नाम देते हैं एक्सोलीमा। एक्सोन पर जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उस कोशिका झिल्ली को हम क्या नाम देंगे? एक्सोलीमा। और इसके अंदर भरा हुआ जीव द्रव्य कहलाता है एक्सोप्लाज्म। एक्सोन का कोशिका द्रव्य एक्सोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली एक्सोलीमा। संख्या सदैव 1 होती है बच्चों एक्सोन की, और सबसे लंबा प्रवर्ध होता है।
बच्चों एक्सोन का जो अंतिम सिरा होता है, अंतिम सिरा, वहां से शाखाएं निकली रहती हैं। इसका भी अंतिम सिरा शाखित होता है। ये एक्सोन का प्रारंभिक सिरा जो साइटोन से जुड़ा हुआ है, और ये अंतिम सिरा है जो शाखित होता है इस प्रकार से। तो अंतिम सिरा शाखित होता है और इसकी जो शाखाएं हैं उनको हम नाम देते हैं टीलोडेंड्रिया। अंतिम सिरा जो शाखित है, शाखाओं को बच्चों क्या नाम देते हैं? टीलोडेंड्रिया। ये सब के सब टीलोडेंड्रिया है, ये सब टीलोडेंड्रिया है। बच्चों ये जो टीलोडेंड्रिया होती हैं, इन टीलोडेंड्रिया का जो अंतिम सिरा है, ये वाला सिरा, ये इस प्रकार बटन के समान फूला हुआ रहता है। टीलोडेंड्रिया का जो अंतिम सिरा होता है वो कैसा होता है? वो बटन के समान इस प्रकार से फूला हुआ रहता है। ये जो बटन के समान फूली हुई संरचनाएं हैं, इनको भी हम एक नाम देते हैं। इनको एक्सोन नोब कह सकते हैं या सिनेप्टिक नोब कह सकते हैं। तो ये बटन के समान जो फूली हुई संरचनाएं हैं बच्चों, इनको हम क्या नाम देंगे? इनका नाम होता है एक्सोन नोब। या फिर क्या नाम देते हैं बच्चों? सिनेप्टिक नोब। ये दो नाम होते हैं इनको। एक तो हम इनको कहेंगे एक्सोन नोब और दूसरा हम इनको क्या कहेंगे? सिनेप्टिक नोब। तो एक्सोन अंतिम सिरा शाखाएं, शाखाएं बटन के समान फूली हुई रहती हैं, जिनका नाम है एक्सोन नोब। बच्चों ये जो सिनेप्टिक नोब होते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से गोलाकार पुटिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इसमें गोलाकार पुटिकाएं पाई जाती हैं, जिनका नाम है सिनेप्टिक वेसिकल्स या सिनेप्टिक पुटिकाएं। ये जो संरचनाएं हमने रेड मार्कर से अंदर ड्रॉ की हैं, इनका नाम हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर नाम लिखेंगे हम सिनेप्टिक पुटिकाएं। सिनेप्टिक पुटिकाएं। और सिनेप्टिक पुटिकाओं में क्या भरा हुआ होता है? एक तंत्रिका प्रेषी रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन युक्त होती हैं बच्चों। ये कैसी होती हैं? एसिटाइल कोलिन होती हैं। क्या होता है एसिटाइल कोलिन? एसिटाइल कोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो न्यूरॉन की सूचनाओं को न्यूरॉन की ओर तथा न्यूरॉन से दूर ले जाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर तंत्रिका आवेग संचरण में हेल्प करता है एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन कहाँ है? सिनेप्टिक पुटिकाओं में है। सिनेप्टिक पुटिकाएं कहाँ है? सिनेप्टिक नोब में है। और सिनेप्टिक नोब कहाँ है? एक्सोन की अंतिम सिरे की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं का अंतिम सिरा है बटन के समान फूला हुआ, तो वो है सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो इस प्रकार से बच्चों होता है एक्सोन। एक्सोन के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि एक्सोन को हम कहते हैं अपवाही प्रवर्ध। एक्सोन का क्या नाम है बच्चों? अपवाही प्रवर्ध, इफरेंट प्रोसेस। अपवाही प्रवर्ध, इफरेंट प्रोसेस। क्यों कहते हैं अपवाही प्रवर्ध? क्योंकि ये तंत्रिकीय आवेगों को सदैव साइटोन से दूर ले जाता है। इसका मुख्य काम क्या है बच्चों? ये तंत्रिकीय आवेगों को सदैव साइटोन से दूर
जैसे यहाँ कोई तंत्रिका आवेग पहुँच गया है तो उसको यहाँ से दूर इस तरफ लेकर आएगा, यहाँ दूर लेकर जाएगा। दूर कहाँ? या तो यहाँ पर होता है सिनेप्स, जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, या फिर यहाँ होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका और पेशी के बीच की संधि। हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, दो न्यूरॉन के बीच का क्रियात्मक संबंध होता है सिनेप्स, या एक न्यूरॉन और एक पेशियों के बीच की संधि को अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एक्सोन से जो सूचनाएं आती हैं वो या तो सिनेप्स तक लेकर जाएगा ये, या फिर इसको पेशी तक लेकर जाएगा, लेकिन ले जाएगा सदैव साइटोन से दूर। इसलिए हमने इसको कहा अपवाही प्रवर्त, जो साइटोन से सूचनाओं को दूर लेकर जाएगा। इस प्रकार से होता है बच्चों एक्सोन। क्लियर है बच्चों? तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं एक प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना, जिसका पहला भाग साइटोन, दूसरा भाग डेंड्रोन और तीसरा भाग एक्सोन। एक्सोन हमने लगभग पढ़ लिया है कि न्यूरॉन के साइटोन से निकला मोटा लंबा प्रवर्ध होता है एक्सोन। ये संरचना बच्चों एक्सोन है। मैंने एरो यहाँ लिखा है, बाकी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक्सोन है। इसकी कोशिका झिल्ली एक्सोलीमा है, अंदर भरा हुआ द्रव्य एक्सोप्लाज्म है। अंतिम सिरा शाखित होता है, शाखाओं को हम नाम देते हैं टीलोडेंड्रिया। नाम नहीं लिखा मैंने, शाखाओं का भी लिख देता हूँ बच्चों नाम। ये इसकी शाखाएं हैं एक्सोन की, जिसका नाम है टीलोडेंड्रिया। और प्रत्येक शाखा का अंतिम सिरा बटन के समान फुला हुआ रहता है, जिसको अपन नाम देते हैं एक्सोन नोब, या कहेंगे सिनेप्टिक नोब, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन युक्त क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुटिकाएं। तो ये बच्चों फिनिश हो गई है एक्सोन की संरचना। 2-3 पॉइंट एक्सोन से रिलेटेड है, आपको याद रखने हैं कि साइटोन के जिस बिंदु से एक्सोन निकलता है उस बिंदु को नाम दिया जाता है एक्सोन हिलोक। यहाँ जहाँ से एक्सोन निकला है बच्चों, उस बिंदु को अपन क्या नाम देते हैं? एक्सोन हिलोक। एक तो ये नया शब्द है। दूसरा ये है बच्चों कि जहाँ जहाँ मस्तिष्क में धूसर द्रव्य होता है, धूसर द्रव्य ग्रे मैटर, हम आगे डिटेल पढ़ेंगे बच्चों ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है। तो बच्चों इसका संबंध जो है वो वसीय परत से है, फास्फोलिपिड से बनी एक वसीय परत से है। तो जो एक्सोन धूसर द्रव्य में श्वेत द्रव्य में पाई जाती हैं, जो एक्सोन श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर में पाई जाती हैं, तो श्वेत द्रव्य की बनी एक्सोन जो होती हैं उन पर फास्फोलिपिड की बनी एक परत पाई जाती है, जिसका नाम है माइलिन आच्छद। यहाँ पर एक्सोन के बाहर हम एक परत का निर्माण करते हैं बच्चों, और उस परत को हम नाम देते हैं माइलिन आच्छद। यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया है बच्चों। ऐसे, और यहाँ अंदर की तरफ मैं एक सेल भी बना देता हूँ इसमें, जिसको अपन नाम देंगे श्वान कोशिकाएं, जिसका नाम हमने गिलियल सेल के रूप में पढ़ लिया है। तो यहाँ बच्चों मैंने एक्सोलेमा के बाहर एक वशीय पदार्थ की परत ड्रॉ कर दी है। एक्सोलेमा के बाहर वशीय पदार्थ की मैंने यहाँ पर एक परत ड्रॉ कर दी है। इस परत का नाम होता है बच्चों माइलिन आच्छद। माइलिन शीत कह सकते हैं, या कह सकते हैं माइलिन आच्छद। क्या होता है कि जहाँ श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर होता है, उस व्हाइट मैटर में एक्सोन के बाहर की तरफ एक वशीय पदार्थ का एक आवरण होता है। उस वशीय पदार्थ के आवरण का नाम है माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ की वजह से ही वहाँ का रंग श्वेत होता है।
क्योंकि माइलिन शीथ किससे बना होता है? ये वसीय पदार्थ है बच्चों, जो फास्फोलिपिड से बना होता है। फास्फोलिपिड भी कौन सा? स्फिंगोमाइलिन। वैसे याद नहीं रखना होता है अपने को, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक वसीय पदार्थ है स्फिंगोमाइलिन, जो फास्फोलिपिड है, उससे बना माइलिन शीथ होता है ये। अब कहाँ से आया? इसको कौन बनाता है बच्चों? तो ये जो माइलिन शीथ है, हिंदी में इसको कहते हैं माइलिन आच्छद। इसका जो निर्माण है वो कौन करता है? तो वैसे तो हमने पहले पढ़ लिया बच्चों, जो गिलियल सेल पढ़ी थी वहां बता दिया मैंने आपको माइलिन आच्छद कौन बनाता है। अगर माइलिन आच्छद सीएनएस में है तो इसको बनाती हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल, और अगर ये माइलिन आच्छद पीएनएस में है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में है, तो फिर इसको बनाती हैं बच्चों स्वान सेल। और वो स्वान सेल यहाँ हमने चित्र में ड्रॉ भी करी हैं। ये जो सेल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं बच्चों, इन्हीं सेल्स को हम नाम देते हैं स्वान सेल्स। ये होती है स्वान सेल्स। तो स्वान सेल क्या है? एक प्रकार की गिलियल सेल हैं, तंत्रिका ऊतक की गिलियल सेल हैं, जो आयतन का आधा से भी ज़्यादा भाग बनाते हैं। उनका हिस्सा है स्वान सेल। और काम क्या करती है बच्चों स्वान सेल? ये एक्सोन के चारों तरफ क्या करती हैं? एक वसीय पदार्थ का आवरण बनाती है माइलिन शीथ, जो वास्तव में फास्फोलिपिड से बना होता है। इस माइलिन आच्छद का निर्माण सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तो कौन सी सेल करती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करती हैं, जबकि पीएनएस में कौन करती हैं? स्वान सेल। तो ये था बच्चों माइलिन आच्छद। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एक्सोन के चारों तरफ। अब आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये जो माइलिन आच्छद है ये लगातार पूरे एक्सोन पर नहीं होता। देखो यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ फिर गैप है, यहाँ पर फिर माइलिन आच्छद ड्रॉ कर दिया, यहाँ फिर गैप बन गया। तो ये असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जो माइलिन आच्छद होता है बच्चों वो कैसा होता है? असतत, डिसकंटिन्यूअस। मतलब एक्सोन के वो भाग जहां पर माइलिन आच्छद नहीं पाया जाता है उनका नाम है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, साइंटिस्ट का नाम है बच्चों नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नोड, रेनवियर के नोड क्या पॉइंट है? रेनवियर के नोड वो पॉइंट हैं जहां पर एक्सोन पर माइलिन आच्छद नहीं पाया जाता है। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा बच्चों तंत्रिका आवेग संचरण में आएगा। एक शब्द मैंने नाम काम में लिया है, तंत्रिका आवेग संचरण। तंत्रिका आवेग संचरण अर्थात न्यूरॉन के द्वारा तंत्रिकीय सूचनाओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना, तंत्रिका आवेग संचरण, जिसका विवरण अपन आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों तंत्रिका आवेग संचरण में सबसे पहले उद्दीपन ग्रहण करती हैं ये डेंड्रॉन, जो देती हैं साइटोन को। साइटोन से एक्सोन के जरिए ये जाता है सिनेप्टिक नोब पर। तो यहाँ से होकर आवेग संचरण होता है। बच्चों जब आवेग ये जैसे एक्सोन को मैंने ऐसा बना दिया, हॉरिजेंटली बना दिया है। आवेग संचरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, इसके लिए आयनों का एक्सोलीमा के अंदर बाहर परिवहन जरूरी है। एक्सोलीमा के अंदर से आयन बाहर आएंगे और बाहर से आयन अंदर आएंगे। कुल मिलाकर एक्सोलेमा जो है वो आयनों के लिए पारगम्य होनी चाहिए, आयनों के लिए सुचालक होनी चाहिए। ये आयनों के लिए सुचालक होगी तभी यहाँ पर तंत्रिका आवेग जनरेट होगा। जो तंत्रिका आवेग है एक प्रकार का सक्रिय विभव है, वो तभी पैदा होगा जब यहाँ आयनों का संचरण होगा। लेकिन बच्चों ये जो माइलिन शीथ होती है ये तो कुचालक होती है। माइलिन शीथ कैसी होती है? कुचालक, इंसुलेटर। यहाँ से आयनों का संचरण नहीं होगा।
इसका मतलब बच्चों, अगर जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ है तो वहाँ पर जो आवेग संचरण है वो इस प्रकार से नोड टू नोड होता है। जैसे यहाँ से आवेग संचरण उठकर यहाँ पर जाएगा सीधा, यहाँ से उठकर यहाँ पर जाएगा सीधा। तो नोड ऑफ रेनवेयर का क्या रोल हो गया? ये आवेग संचरण में मदद करेगा। अगर तंत्रिक आवेग संचरण को होना है तो उसके लिए नोड ऑफ रेनवेयर का होना जरूरी है। अगर नोड ऑफ रेनवेयर नहीं रहेंगे तो ऐसे न्यूरॉन से कभी भी आवेग संचरण होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइलिन शीथ तो आयनों के लिए कुचालक होता है। आयनों के लिए कुचालक होने से आवेग संचरण नहीं हो सकता है। प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों एक प्रारूपिक न्यूरॉन की संरचना। मानव के एक प्रारूपिक न्यूरॉन है जिसके 3 भाग, साइटोन, डेंड्रोन्स, एक्सॉन्स। डेंड्रोन्स का काम सूचनाएं लाना है साइटोन की ओर, तो अभिवाही प्रवर्त। एक्सॉन का काम तंत्रिका आवेग को साइटोन से दूर ले जाना है, तो अपवाही प्रवर्त। और जो भी विशेष बिंदु जो लेबल करने थे, मैंने आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाकर संरचना समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूरॉन की संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो माइलिन आच्छद होता है न्यूरॉन पर, वो किन पर होगा, किन पर नहीं होगा, उसका क्या फ़ायदा है। इस आधार पर हम तंत्रिका तंतुओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु, दूसरे नॉन मेडुलेटेड। तो इनके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में पढ़ेंगे।